अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपने लोकल एनेस्थेटिक का जो है वो लास्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप कर देंगे। हमने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था पहले लेक्चर्स में, और हमने उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया था, डिफ्रेंशिएट किया था किस तरह से लोकल एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक से डिफ्रेंशिएट करते हैं, एनाल्जेसिक से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर उनकी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक लोकल एनेस्थेटिक को आइडियल बनाती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि हमारे पास हिस्ट्री किस तरह से हुई, कौन कौन सी ड्रग्स बनी और कौन कौन सी क्लासेस बनी, कहाँ कहाँ हमने मॉडिफिकेशन करके जो है वो लोकल एनेस्थेटिक्स को जो है वो प्रिपेयर किया। यहाँ पे आज हम एसएआर को डिस्कस करेंगे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास जब साइंटिस्ट ने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को जो है वो डिस्कवर किया, उनकी सिंथेसिस की, तो हमारे पास दो मेजर क्लासेस आई। एक हमारे पास जो क्लास आई वो अमाइनो ईस्टर्स की आई, और एक हमारे पास जो क्लास आई वो अमाइनो अमाइड्स की आई। अमाइनो ईस्टर्स में हमने बात की थी प्रोकेन, टेट्राकेन और बेंजोकेन की, और अमाइनो अमाइड्स में हमने बात की थी लिडोकेन की। फिर फर्दर उससे मेपिवाकेन, ब्यूपिवाकेन बना, रोप्रीवाकेन बना, पाइलोरिकेन बना, ये सब अमाइनो अमाइड्स में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे पास अमाइनो ईथर्स, जिसे हम जो है वो पैरामोक्साइन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो कीटोन्स हैं जिसमें डाइक्लोमीन है, इसके अलावा डाइक्लोनीन है। इसके अलावा अल्कोहल्स भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बेंजाइल अल्कोहल है हमारे पास, मेंथॉल है, और फिनोल्स भी इस्तेमाल होते हैं, यूजिनॉल एंड द अदर फिनोल्स। सही है। अच्छा, अब हम इनके एसएआर को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो जितने भी क्लिनिकली यूजफुल लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, उनके अंदर जो है वो उनके स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, वो है लिपोफिलिक पोर्शन। लिपोफिलिक पोर्शन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो उस कंपाउंड की लिपिड सॉलिबिलिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सही है। और जहाँ पर भी लिपिड पोर्शन आता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले भी हमने एनसेड्स के अंदर बात की थी कि जब एनसेड्स की डिस्कवरी हुई तो उनके अंदर लिपोफिलिक ग्रुप था, वो लिपोफिलिक ग्रुप रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि ये कंपाउंड को जो वो लिपिड नेचर दे रहा था। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है, कोई भी ड्रग है उसको जब रिसेप्टर से बाइंड करना है तो रिसेप्टर का जो मेजर पोर्शन होता है वो लिपिड इट होता है, तो उसके लिए हमें ड्रग के अंदर भी लिपिड पोर्शन डालना पड़ेगा ताकि वो रिसेप्टर से बाइंड कर सके। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जितनी भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनमें भी हमारे पास एक लिपोफिलिक पोर्शन होता है जो कि रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा एक इंटरमीडिएट चेन होती है, इंटरमीडिएट चेन, जो कि ये जो लिपोफिलिक पोर्शन है, ये देखें हम, ये सारे लिपोफिलिक पोर्शन है, ये देखें, ये सारे लिपोफिलिक पोर्शन है। अब लिपोफिलिक पोर्शन को जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन से कनेक्ट कर रही है, वो जो चेन कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो इंटरमीडिएट चेन कहलाती है। और ये इंटरमीडिएट चेन जो होती है, बेसिकली यही जो है वो ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी के लिए, केमिकल स्टेबिलिटी के, केमिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही उसकी जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही उसकी जो है वो रिलेटिव टॉक्सिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हम आगे डिस्कस करेंगे। सही है। इसी इंटरमीडिएट चेन की बिना पर हमने जो है वो क्लासीफाई किया है, क्या कहते हैं, हमारे पास अपने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को। जैसे हमारे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट चेन क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट चेन अगर आप देखें तो ये क्या है, ये ईस्टर है। सही है। ईस्टर है ना ये इंटरमीडिएट चेन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। सही है। तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हो गया, क्या हो गया, ये अमाइनो ईस्टर हो गया। अगर आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अमाइड फंक्शन ग्रुप है। अमाइड फंक्शन ग्रुप होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमाइड है। अब ये देखें, ये ईस्टर, ये जो लिंकेज है, ये जो इंटरमीडिएट चेन है, ये चेंज हो गई, ये क्या हो गई, ये अमाइड बन गई। सही है। ये अमाइड हो गई। सही है। तो ये कौन सा हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक हो गया, ये हमारे पास हो गया अमाइनो अमाइड। सही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये कीटोन है, तो ये कौन सा हो गया, ये अमाइनो कीटोन। यहाँ पे आप देखें ये फर्दर ईस्टर है। सही है। ये क्या है, ये अमाइनो ग्रुप है। सही है। तो ये क्या हो गया, अमाइनो ईस्टर। ये क्या, ये फर्दर कौन सा, ये हमारे पास
अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं अपने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को। और इसके अलावा हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी होता है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो वाटर लविंग पोर्शन होगा और वो कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप जितनी भी जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स देखेंगे, इसमें भी हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, इसमें भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, इसमें भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, इसमें भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोफिलिक पोर्शन के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ अगर बेंजोकेन को देखें तो बेंजोकेन में कोई हाइड्रोफिलिक पोर्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि बेंजोकेन जो है वो एक ऐसी ड्रग है कि उसमें हमारे पास हाइड्रोफिलिक पोर्शन प्रेजेंट नहीं है, उसमें हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, जो कि हमारे पास उसको जो है वो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को इनहेंस कर सके ताकि हम उसको पेरेंटल प्रिपरेशन की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकें। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी हमारे पास ये ड्रग्स जो आपको दिख रही है इन सब में हाइड्रोफिलिक पोर्शन प्रेजेंट है। इसके अलावा हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है वो प्रेजेंट है, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो सिर्फ अगर हम बेंजोकेन को देखें तो बेंजोकेन में आपके पास हाइड्रोफिलिक पोर्शन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे पेरेंटल प्रिपरेशन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन सब ग्रुप्स का क्या लिंक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिपोफिलिक पोर्शन की। ये जो लिपोफिलिक पोर्शन होता है किसी भी हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो जो है वो उस लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की जो है वो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर हमने लिपोफिलिक ग्रुप को हटा दिया, उसको जो है वो हमने चेंज कर दिया, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो ड्रग जो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन परफॉर्म कर रही है वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में जो हमारे पास ग्रुप है, ये जो लिपोफिलिक ग्रुप है, सही है, हमें पता है कि ये जो ना इंटरमीडिएट चेन से जो है वो लगा हुआ है। इंटरमीडिएट चेन में हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप था, सही है। अब जो ये लिपोफिलिक ग्रुप है ये तो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से जो है वो डायरेक्टली अटैच है। अगर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो अमाइनो ईस्टर क्लासिफिकेशन बनेगी, सही है। लेकिन अगर हमारे पास ये जो लिपोफिलिक ग्रुप है, अगर ये हमारे पास जो है वो किस चीज से अटैच है, ये हमारे पास जो है वो NH ग्रुप के साथ अटैच है, सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास NH ग्रुप आ गया डायरेक्टली, तो वो कौन सी क्लास बन जाएगी, वो क्लास बन जाएगी अमाइनो अमाइड्स की, लिडोकेन बन जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लिपोफिलिक ग्रुप के ऊपर भी हमारे पास डिपेंड करे कि वो किसके साथ बाइंड हुआ है। अगर लिपोफिलिक ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, सही है, मतलब अगर वो सिर्फ बेंजीन रिंग है और वो डायरेक्टली अटैच है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो कौन सा हमारे पास क्लास बन जाएगी लोकल एनेस्थेटिक की, वो अमाइनो ईस्टर बन जाएगी। और अगर हमारे पास लिपोफिलिक ग्रुप जो है वो अमाइन के साथ जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अटैच है, NH ग्रुप के साथ अटैच है, और किस फॉर्म में अटैच है, 2,6 डाई मिथाइल की फॉर्म में अटैच है, यानी कि इसकी 2 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। और इस बेंजीन रिंग की या फिनाइल रिंग की 6 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि हमारे पास अगर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को देखें तो हमारे पास जो लिपोफिलिक पोर्शन होता है वही उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकंड वाली बात ये है कि उसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी है, यानी कि या तो वो सिर्फ एक बेंजीन रिंग है जो डायरेक्टली कार्बोनाइल फंक्शन के साथ लगा हुआ है, तो वो कौन सा हमारे पास क्लास हो जाएगी लोकल एनेस्थेटिक की, वो हो जाएगी अमाइनो ईस्टर्स। और अगर वो बेंजीन रिंग के साथ साथ उस पर 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं और वो अमाइन ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो वो कौन सी क्लास हो जाएगी, वो हो जाएगी अमाइनो अमाइड्स, सही है। जैसे कि अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो ये वाली क्या है, ये सिर्फ बेंजीन रिंग है और ये ईस्टर के साथ लगा हुआ है, तो ये कौन सी क्लास में आ गया, ये आ गया अमाइनो ईस्टर। और ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये फिनाइल रिंग है और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, एक 6 पोजीशन पे लगा हुआ है। और ये किस ग्रुप के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये हमारे पास NH ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। यानी कि जो हमारे पास लिपोफिलिक ग्रुप है वो 2 फॉर्म्स में हो सकता है, या तो वो डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, तो हम उस लोकल एनेस्थेटिक को किस में कैटेगराइज करेंगे, अमाइनो ईस्टर में, या तो उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं और वो जो है वो NH ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, जिसको हम क्लासिफाई करेंगे अमाइनो अमाइड्स में, सही है। तो ये हमने यहाँ पे इस पॉइंट को जस्टिफाई कर लिया। अच्छा, इसके अलावा दोनों ही, चाहे वो हमारे पास डायरेक्टली कार्बोनाइल फंक्शन के साथ अटैच हो, चाहे वो इस फॉर्म में अटैच हो, 2,6 डाइमिथाइल की फॉर्म में अटैच हो, वो दोनों ही ग्रुप जो है वो रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो लिपोफिलिक पोर्शन है हमारे पास, वो जो है वो
सॉरी, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम इस लिपोफिलिक ग्रुप की मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो क्या कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी उनमें जो है वो चेंज हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास, अगर आप इस लिपोफिलिक पोर्शन को देखें तो इस लिपोफिलिक पोर्शन में हमने क्या किया, हमने जो है वो हमने बात की कि अगर हम लिपोफिलिक पोर्शन की मॉडिफिकेशन करेंगे तो इस पूरे कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। अब हमने क्या किया, हमने जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना शुरू की। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो पैरा पोजीशन थी वहां पे सब्सटीट्यूशन किया, और पैरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया। सही है। ये अमाइनो ग्रुप क्या है, ये अमाइनो ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या कहते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इस रिंग सिस्टम में जो है वो भेजेगा, और इस रिंग सिस्टम में भेजने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और जब रेजोनेंस क्रिएट होगी तो ये जो बॉन्ड्स है इनकी जो है वो शिफ्टिंग होगी, और बॉन्ड की शिफ्टिंग होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है वो ये वाला चार्ज जो है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप पे शिफ्ट होगा। जब इस कार्बोनाइल ग्रुप पे शिफ्ट होगा तो जो ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल के दरमियान जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, और जो है वो अब ये जो कार्बन होगा ये क्या करेगा, ये अपने आप के साथ ये जो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ था वो अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर नेगेटिविटी आ जाएगी। सही है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास जो है वो ये जो बेंजीन रिंग है और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है और ये जो अमाइन अमाइन ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच हुआ है, अमाइन ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में दे दिए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है। और क्योंकि डीलोकलाइजेशन को या चार्ज में डिस्टर्बेंस आने की वजह से जो स्टेबिलिटी अटेंड करना, स्टेबिलिटी जो है वो लानी थी कंपाउंड को, तो उसने क्या किया, उसने अपने कार्बोनाइल ग्रुप में से डबल बॉन्ड को तोड़कर चार्ज को जो है वो स्टेबल किया। तो कार्बोनाइल ग्रुप पे कौन सी आ जाएगी, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस जो है वो बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास कंपाउंड अब ज्यूटाराइन की फॉर्म में आ जाएगा। सही है। और जब ये कंपाउंड ज्यूटाराइन की फॉर्म में आ जाएगा तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट अपनी ज्यूटाराइन की फॉर्म में आ जाते हैं तो उनकी रिसेप्टर से बाइंडिंग जो है वो रिस्पॉन्स बढ़ जाएगी। यानी कि जब हमने इस लिपोफिलिक मोशन की सब्स्टिट्यूशन की किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पे, तो हमारे पास ज्यूटाराइन की फॉर्मेशन जो है वो इनहेंस हो गई, और जब ज्यूटाराइन की फॉर्मेशन इनहेंस हो गई तो हमारे जो कंपाउंड है उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग भी इनहेंस हो गई। सही है। तो ये भी हमारे पास हम पॉइंट इस लिपोफिलिक पोर्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, NO2 लगा दूं, सही है, तो ये क्या करेगा, ये रिंग सिस्टम से अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ज्यूटाराइन की फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी और रिसेप्टर बाइंडिंग भी जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि सिर्फ हम इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ही जो है वो ऐड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब अगर हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करें। अच्छा, यही बात हमने डिस्कस की कि अमाइनो ईस्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, अल्काइल अमाइनो ग्रुप है या अल्काइल ऑक्सी ग्रुप है, अगर हम उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैच कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड की रिसेप्टर बाइंडिंग बढ़ जाएगी, यानी कि पोटेंसी बढ़ जाएगी कि वो रिसेप्टर से ज़्यादा बाइंड करेगी, रिसेप्टर सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी, पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्यों, क्योंकि या तो वो ग्रुप जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या तो वो इंड्यूसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर इन कंपैरिजन टू दोज दैट आर नॉन सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग्स। सही है। अगर ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की हुई। अमाइनो अमाइड्स में देखें अगर आप, ये लिडोकेन है, लिडोकेन में हमने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, लेकिन अमाइनो ईस्टर्स में हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो अमाइनो ईस्टर्स में सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो पोटेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। पोटेंसी बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारे पास रिसेप्टर बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, और जब रिसेप्टर बाइंडिंग अच्छी होगी तो ड्रग ज़्यादा जो है वो पोटेंट होगी। सही है। ये हमने यहाँ पे बात डिस्कस कर ली इसकी। सही है कि अगर हम इस लिपोफिलिक पोर्शन की जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, तो उस कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इंड्यूसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो पुश करेगा किसी भी ग्रुप के ऊपर, और जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन में को फेवर करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ज्यूटाराइन फॉर्म होगा। ज्यूटाराइन की बाइंडिंग अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉन ज्यूटाराइन, एज कम्पेयर टू नॉन सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग। तो हमने यहाँ पे लिपोफिलिक पोर्शन को डिस्कस कर लिया कि लिपोफिलिक पोर्शन लोकल एनेस्थेटिक के अंदर उनकी बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो दो फॉर्म्स में हो सकता है, या तो वो डायरेक्टली कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप से अटैच हो सकता है, और जब वो डायरेक्टली कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप से अटैच होगा तो वो अमाइनो ईस्टर
क्लासेस में होगा, और या तो वो इस फॉर्म में हमारे पास NH ग्रुप से अटैच हो सकता है तो वो अमाइनो अमाइड क्लास बनाएगा, और यही दोनों ग्रुप जो है वो चैनल रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम इन ग्रुप की मॉडिफिकेशन कर देंगे तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हमें इनकी पोटेंसी बढ़ानी है तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जाके जो है वो पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेंगे, हम जो है वो उसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास रेजोनेंस क्रिएट होगी या इंड्यूसिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उस कंपाउंड की पोटेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। सही, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट चेन की। अब इंटरमीडिएट चेन क्या है? इंटरमीडिएट चेन जो है वो ऐसी चेन है जो कि लिपोफिलिक पोर्शन और हाइड्रोफिलिक पोर्शन के दरमियान जो है वो प्रेजेंट है। सही है, ये एक शॉर्ट अल्काइल चेन होती है, और जो भी चेन है बेसिकली वो एक शॉर्ट अल्काइल चेन हो, और वो शॉर्ट अल्काइल चेन 1 to 3 कार्बन पे जो है वो कंसिस्ट करती हो। सही है, और ये जिस नेचर में होगी, मतलब एक तो इसकी जो है वो लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ के जरिए हमने बात किया कि ये शॉर्ट अल्काइल चेन हो और ये 1 to 3 कार्बन के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करती हो। सही है, और जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास इसकी नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस नेचर में मौजूद है। ये ईस्टर की फॉर्म में मौजूद है, ये हमारे पास क्या कहते हैं अमाइड की फॉर्म में मौजूद है, NH की फॉर्म में, अमाइड की फॉर्म में मौजूद है, या ये कीटोन की फॉर्म में मौजूद है, या हमारे पास ये थायो अमाइड है या ईथर की फॉर्म में मौजूद है। ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेचर की इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिकल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसकी टॉक्सिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो इंटरमीडिएट चेन है, ये इंटरमीडिएट चेन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लिपोफिलिक पोर्शन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था और एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये जो इंटरमीडिएट चेन है ये हमारे पास उसकी केमिकल स्टेबिलिटी, उस कंपाउंड की, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उसकी टॉक्सिसिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अगर हमने क्या बात की कि ये जो इंटरमीडिएट चेन है ये सिर्फ एक शॉर्ट अल्काइल चेन हो, 1 to 3 कार्बन के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करती हो। सही है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर जो है वो 1 to 3 कार्बन के अलावा और ज्यादा ऐड करते चले जाएंगे, मतलब इस चेन की जो है वो लेंथ बढ़ा देंगे। जब इस चेन की लेंथ बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अब ये जो है वो क्या कहते हैं, जब हमने चेन की लेंथ बढ़ा दी तो हमारे पास जो ईस्टर ग्रुप होगा अब वो प्रोटेक्ट होता जाएगा। सही है, जब ईस्टर ग्रुप प्रोटेक्ट होता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो इस कंपाउंड की जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये कंपाउंड जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास उसकी केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब उसकी केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इजीली जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, और जब उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, उसके मेटाबोलाइट बॉडी में रिटेन रहेंगे, और उसके मेटाबोलाइट एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं, और वो किसी और रिसेप्टर से भी बाइंड कर सकते हैं। अगर वो एक्टिव मेटाबोलाइट है तो वो वही वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो वो ड्रग परफॉर्म करी थी। अगर वो इनएक्टिव है तो ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो कम हो जाएगा। अगर वो दूसरे किसी रिसेप्टर से बाइंड करें तो फिर वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो डिपेंड मेटाबोलाइट्स पे भी करता है। तो हमने ये बात की कि ये जो इंटरमीडिएट चेन है ये शॉर्ट अल्काइल चेन होनी चाहिए, 1 से 3 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट करनी चाहिए, और ये जिस फॉर्म में होंगी, जिस नेचर में होगी, उनकी नेचर भी इंपॉर्टेंट है केमिकल स्टेबिलिटी के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए और टॉक्सिसिटी के लिए भी। अच्छा, अब हमारे पास ये हम केमिकल स्टेबिलिटी या फिर हमारे पास टॉक्सिसिटी को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 क्लासेस थी, एक अमाइनो ईस्टर्स थे और एक अमाइनो अमाइड्स थे। हमने बात की कि अमाइनो ईस्टर में जो इंटरमीडिएट चेन थी वो ईस्टर थी। सही है, और जो अमाइनो अमाइड्स थे उनमें जो इंटरमीडिएट चेन है वो अमाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जो अमाइड फंक्शन ग्रुप होता है बेसिकली वो ईस्टर से ज्यादा जो है वो स्टेबल होता है। सही है, ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप में स्टेबिलिटी का भी फर्क आता है, और ईस्टर जो होता है वो ज्यादा प्रोन होता है हाइड्रोलिसिस से। तो देखिए हमने बात की ना कि हमारे पास नेचर भी डिपेंड करिए कि अगर वो अमाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ज्यादा रेसिस्टेंट है मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन से एज कम्पेयर टू अमाइनो ईस्टर, कि अगर किसी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है उसमें ईस्टर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो ईस्टर वाला जल्दी जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू अमाइड फंक्शन ग्रुप वाले के, क्योंकि अमाइड फंक्शन ग्रुप जो है वो स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द ईस्टर। और सेकंड वाली बात ये कि जो हमारे पास बॉडी में जो अमाइड्स के जो अमाइडेज जो एंजाइम होते हैं उनका लेवल जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ईस्टरेज, ये भी एक रीजन है। सही है, अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास हमने ये बात की कि अगर हम इस चेन की लेंथ बढ़ा देंगे, इस चेन
के अंदर बहुत सारे जो है वो अल्काइल ग्रुप ऐड करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उस कंपाउंड को वो प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब प्रोटेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा हमारे पास, मतलब वो हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे हाइड्रोलिसिस से, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो वो क्या आएंगे, उनका जो हमारे पास क्या कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ गया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी कि वो हमारे पास जो है वो हद से ज़्यादा इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करे। तो हमने इंटरमीडिएट चेन में क्या डिस्कस किया कि इंटरमीडिएट चेन शॉर्ट अल्काइल चेन होनी चाहिए, उसमें 1 से 3 कार्बन होने चाहिए, और वही जो है वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरह से स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने बात की कि जो अमाइनो अमाइड्स होते हैं उनमें अमाइड जो है वो इंटरमीडिएट चेन होती है, और अमाइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल फंक्शन ग्रुप है, इसकी वजह से जो है वो अमाइनो अमाइड जो ईस्टर होते हैं वो इतनी जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होते एज कम्पेयर टू अमाइनो ईस्टर। और बॉडी में एक तो अमाइडेसिस के जो लेवल्स हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टरेजेस, तो इस वजह से भी जो अमाइनोमाइड्स होते हैं वो इतनी जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होते। और अगर हम इस चेन की लेंथ बढ़ा देंगे, इसमें जो है वो अल्काइल ग्रुप ऐड करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो उस कंपाउंड की जो है वो हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट हो जाएगी, और जब वो कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। और जब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हमने इंटरमीडिएट चेन को डिस्कस कर लिया। अब आगे हमारे पास जो आता है वो आता है हाइड्रोफिलिक चेन, हाइड्रोफिलिक पोर्शन। अगर हम हाइड्रोफिलिक पोर्शन की बात करें तो हाइड्रोफिलिक नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो वाटर लविंग है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए, कि वो जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है वो वाटर सॉल्युबल हो, और जब कोई भी कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हो जाता है तो वो सॉल्ट बना सकता है, और जब वो कंपाउंड सॉल्ट में प्रेजेंट होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, तो वो पेरेंटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। सही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या कहते हैं, हमने बात की थी टेट्राकेन की, सही है, प्रोकेन की, बेंजोकेन की। बेंजोकेन में हमने बात की थी कि हमारे पास कोई हाइड्रोफिलिक पोर्शन नहीं है, और जब उसमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन नहीं है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो गई, और जब उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और जब वो सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वो पेरेंटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी। तो यही वाली बात है कि अगर किसी ड्रग में हाइड्रोफिलिक पोर्शन प्रेजेंट है तो वो जो है वो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करे, और जब उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करे तो वो सॉल्ट भी जो है वो फॉर्म करवाएगा, और जब वो सॉल्ट फॉर्म करवाएगा तो वो ड्रग पेरेंटल प्रिपरेशन में अवेलेबल होगी। अब जितनी भी क्लिनिकल यूजफुल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं उनकी जो पीके वैल्यू है वो 7.5 से 9.0 के दरमियान होनी चाहिए, मतलब वो इस वैल्यू के ऊपर जाके जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करती है। और ये देखा गया है कि जिन ड्रग्स की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और जिनकी पीके वैल्यूज कम होती हैं उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो जो है वो रैपिड होता है, उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो जो है वो कम होती है। सही है। ये एक जर्नल रूल है कि अगर ऐसी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है और जो है वो क्या कहते हैं जिनकी पीके वैल्यूज जो है वो कम है, तो वही रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम होगी। तो ये हमारे पास हमने हाइड्रोफिलिक पोर्शन को भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आके हमने एसएआर को जो है वो कंप्लीट कर लिया। सही है। तो ये हमने यहाँ पे आके जो है वो एसएआर को जो है वो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे पास हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को जो है वो डिफरेंट रूट से जरिए जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हम टॉपिकल रूट के जरिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हमने स्किन पे अप्लाई कर दिया कि स्किन के ऊपर अगर किसी को चोट लगी, उसको वुंड लगा तो वहाँ पे उसको दर्द हो रहा है तो हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजोकेन आती है। इसके अलावा आपने वो देखा है क्या कहते हैं सोमो जेल, तो वो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, सरफेस के ऊपर ही सिर्फ एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया होगा जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो जाके स्पाइनल एनेस्थेसिया दे सकते हैं। डिफरेंट रीजन्स में हम एनेस्थेसाइज कर सकते हैं। एपिड्यूरल पे हमने एनेस्थेसिया दे दिया, इसके अलावा एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर हमने इंटरवीनियसली एडमिनिस्टर कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके जरिए हम एनेस्थेसिया को जो है वो दे सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे उनके मेटाबॉलिज्म की। अच्छा, हमने बात की थी कि हमारे पास जब कोई भी ड्रग मेटाबोलाइज होती है तो वो बॉडी से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास रिमूव होती है। और मेटाबॉलिज्म में ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्रग जब मेटाबोलाइज हुई तो वो अपने ओरिजिनल कंपाउंड से ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकती है, या तो वो
इनएक्टिव होगी या तो वो उसकी एक्टिविटी सेम ही रहेगी, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो जो भी ड्रग मॉलिक्यूल की जो टॉक्सिसिटी है वो ना सिर्फ उसके अपटेक के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी बॉडी में जा रही है, ना सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, बल्कि उसके मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करती है। अगर एक ड्रग जो है वो ज़्यादा अपटेक हो रही है तो उसका क्या होगा, वो साइट ऑफ एक्शन पे ज़्यादा रहेगी, और साइट ऑफ एक्शन पे जब वो ज़्यादा रहेगी तो वो डिजायर्ड इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। अगर एक ड्रग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब वो अपने साइट ऑफ एक्शन से निकल कर और कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो क्या होगा, तो वो उसके टॉक्सिक इफेक्ट भी ज़्यादा आएंगे। और एक ड्रग जब वो मेटाबोलाइज हो रही है या उसकी डीएक्टिवेशन हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके जो मेटाबोलाइट्स बने वो अपने ओरिजिनल कंपाउंड से ज़्यादा एक्टिव हो, और जब वो ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो ज़्यादा जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाली बात जो है वो मतलब जितनी भी कंपाउंड की जो टॉक्सिसिटी है वो इन दोनों पे नहीं डिपेंड करती, इन दोनों के साथ साथ मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करती है। अब हमारे पास दो पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक हैं जिनकी हम मेटाबॉलिज्म जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अमाइनो ईस्टर। अमाइनो ईस्टर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अमाइनो ग्रुप है और ईस्टर उनकी क्या है, इंटरमीडिएट चेन है। सही है। अच्छा, अमाइनो ईस्टर जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं वो ज़्यादा जो है वो प्रोन होते हैं मेटाबॉलिज्म से। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर जो ईस्टरेजेस लेवल होते हैं वो जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द अमाइडेज। सही है। और हमारे पास जो है वो ईस्टर फंक्शन ग्रुप जो है वो उसकी जो हाइड्रोलाइज होने की मतलब जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज हो सकता है एज कम्पेयर टू अमाइड फंक्शन ग्रुप। सही है। दे आर मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस। अब उनको हाइड्रोलाइज कौन करता है, हमारे जो ब्लड के अंदर, किडनी के अंदर और लिवर के अंदर ईस्टरेजेस एंजाइम होते हैं। और वो ईस्टरेजेस एंजाइम कौन से होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मा कोलिन ईस्टरेज, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडो कोलिन ईस्टरेज। सही है। तो ये हमारे पास जो एंजाइम होते हैं ये अमाइनो ईस्टर की जो है वो हाइड्रोलिसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सही है। अच्छा, अब अमाइनो ईस्टर में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आती है, हमारे पास प्रोकेन आता है, बेंजोकेन आता है, टेट्राकेन आता है। अगर हम प्रोकेन की हाइड्रोलिसिस देखें तो ये हमारे पास एक प्रोकेन है, प्रोकेन जो है वो ड्रग है। प्रोकेन में क्या आता है, प्रोकेन में हमारे पास NH2 ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ था उसके साथ। सही है, बेंजीन रिंग के साथ। और हमने बात की थी कि हमारे पास लिपोफिलिक पोर्शन के साथ जो है वो क्या कहते हैं, ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली अटैच था, सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच था। ये बेंजीन रिंग है, पैरा पे इसके अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। सही है। ये हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप था, इसके साथ एक इथाइल चेन थी यहाँ पे। यहाँ पे इथाइल चेन थी CH2 CH2। सही है। और यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप था, उसके साथ भी दो इथाइल चेन लगी हुई थी, दो इथाइल फंक्शन ग्रुप जो है वो लगे हुए थे। सही है। अब क्या होगा, अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये क्या है, ये अमाइनो ईस्टर है। अमाइनो ईस्टर ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होंगे जब इसके ऊपर सूडो कोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम होगा वो एक्ट करेगा, तो वो इसमें क्या करेगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएगा। सही है। जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये क्या है, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप है। और जब हमें पता है कि ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो एक क्या बनता है, एक हमारे पास जो है वो अल्कोहल बनता है, और एक हमारे पास क्या बनता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब क्या होगा, अब जो ईस्टर ग्रुप है वहां से जो है वो ब्रेकेज होना शुरू होगी। अब ईस्टर के पास क्या है, ईस्टर के पास ये वाला फंक्शन ग्रुप है। सही है। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो ग्रुप है ये जो है वो टूटेगा, और मतलब यहाँ से जो है वो ब्रेकेज होगी। सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है। सही। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। अब जब ईस्टर की ब्रेकेज होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास जो है वो अल्कोहल बनेगा, और एक हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो वाटर ये क्या है, ये हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेगा, ये इसके H को अपनी तरफ खींचेगा वाटर के, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारे पास पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। देखिए पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। प्रोकेन और बेंजोकेन जब हाइड्रोलाइज होते हैं वो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बनाते हैं, और जब यहाँ पे अब वाटर के पास क्या बचेगा, वाटर के पास जो है वो OH बचेगा, और ये OH कहाँ चले जाएगा, ये OH इस इथाइल चेन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये वाला ग्रुप अलग हो गया, ये वाला ग्रुप अलग हो गया। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एन डाई इथाइल
अमाइनो इथाइल अल्कोहल, सही है, यही है, एन डाई इथाइल अमाइनो इथाइल अल्कोहल, यही हुआ। यहाँ पे मैंने आपको इसका रिएक्शन जो है वो करके दिखा दिया, सही है। यानी कि प्रोकेन और बेंजोकेन जो कि अमाइनो एस्टर है, जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ साथ वो एन डाई इथाइल अमाइनो इथाइल अल्कोहल में भी कन्वर्ट होते हैं। और क्या कहते हैं हमारे पास इस तरह से इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। और हमने पहली बात की थी कि वो लोग जो कि हमारे पास पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से एलर्जिक होते हैं, और जो हमारे पास प्रिजर्वेटिव से एलर्जिक होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो आ रहे होते हैं। और क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि जब प्रोकेन इसके अंदर मेटाबोलाइज होती है तो वो उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कॉज कर देती है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोलिन ईस्टरेज एंजाइम इन्वॉल्व है। अब कोलिन ईस्टरेज एंजाइम जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, वो इसको तोड़ रहा है। अब मैं कोई एक ऐसा इनहिबिटर दूं जो इस कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे। अब जब इस कोलिन ईस्टरेज एंजाइम की इनहिबिशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, जो अमाइनो ईस्टर्स होंगे वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे। जैसे कि हमने क्या दिया, हमने एट्रोपिन दे दिया या एंटीकोलिनर्जिक्स दे दिया। अब इन एट्रोपिन और एंटीकोलिनर्जिक्स जो एजेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर दिया। अब जब इन्होंने इस कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो अमाइनो ईस्टर्स थे उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हुई, और जब उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हुई तो उनका क्या हुआ, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, सही है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज भी हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज भी हो सकता है, सही, दोनों चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है कि हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे अमाइनो ईस्टर्स हो जो मेटाबॉलिज्म होने से पहले ही एक्टिव फॉर्म में हो, और जो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो। मतलब जो पहले से मेटाबोलाइज होने से पहले एक्टिव होंगे तो वो क्या करेंगे, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज होगा। और जो मेटाबोलाइज होने के बाद अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो गई, तो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी जो है वो हो सकता है ऐसा, सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अमाइनो अमाइड्स की। अमाइनो अमाइड्स की जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है वो ईस्टरेज एंजाइम के जरिए नहीं होती, वो हमारे पास किस से मेटाबोलाइज होते हैं, वो हमारे पास लिवर के जरिए मेटाबोलाइज होते हैं। और लिवर में हमारे पास कौन सा एंजाइम उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CYP1A2 आइसो एंजाइम, ये जो है वो उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब क्या होगा, जब हमने कोई अमाइनो अमाइड टाइप की जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ड्रग ली, जैसे कि लिडोकेन ले ली। अब लिडोकेन है, अब ये हमारे पास क्या है, ये अमाइनो अमाइड्स है। अच्छा, अब सेकंड वाली बात ये है कि अमाइनो अमाइड्स का हमने बात की थी, लिडोकेन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स, और लिडोकेन के जो एलर्जिक रिएक्शंस है वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि लिडोकेन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास पैरामाइनो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो मेटाबोलाइज होने के बाद ताबा नहीं देती, इस वजह से, क्योंकि उसके पास अमाइनो ग्रुप अटैच नहीं है हमारे पास पैरा पोजिशन में, सही है, इस वजह से। यहाँ पे क्या होगा, ये जितनी भी अमाइनो अमाइड्स की जो क्लास वाली ड्रग्स होंगी, लिडोकेन हो गई और बाकी अदर ड्रग्स हो गई, जाइलोकेन है, ये सब क्या करेंगी, ये सब जो है वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होंगी, और लिवर में जाके मेटाबोलाइज होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करेंगी। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि हमारे पास इनकी जो थर्ड पोजीशन होगी, थ्री मोनो इथाइल ग्लाइसिनिक जीडिलाइड जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं प्रोड्यूस करेंगी, सही है। मतलब उनमें क्या होगा, जब इनकी मेटाबॉलिज्म होगी हमारे पास लिवर में जाके, तो उनकी थर्ड पोजीशन में जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी, और थर्ड पोजीशन में जाके हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो ऐड होगा, और जो जब लिडोकेन की मेटाबॉलिज्म होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स बनेंगे लिडोकेन के, और इसके भी मोनो इथाइल ग्लाइसिनिक जिलाइड के भी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स बनेंगे। और ये जो हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स होंगे ये हमारे पास बाइल के साथ कॉन्जुगेट करके जो है वो कॉन्जुगेट होंगे, और कॉन्जुगेट होने के बाद जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास बाइल के साथ जो है वो रिसाइकल्ड हो जाएंगे, मतलब उनकी रिसाइक्लेशन भी हो जाएगी बाइल के साथ। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास बॉडी में जो है वो क्या कहते हैं कन्वर्जन हो रही होती है। अब अगर मैं इस एंजाइम को जो है वो क्या कहते हैं ब्लॉक करवा दूं,
सही है। कोई ऐसी ड्रग दे दूँ जो कि इस एंजाइम के इनहिबिटर है, जैसे हमारे पास सिमिटिडीन हो गया। अब सिमिटिडीन क्या है? सिमिटिडीन है या फिर जो है वो क्या कहते हैं बारबिटूरेट्स है, ये सब क्या है? ये एंजाइम इंड्यूसर्स के तौर पे काम करें या एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पे काम करें। अगर मैं इस एंजाइम की इनहिबिशन करवा दूँ, सही, कोई ऐसी ड्रग जो इसकी एंजाइम की इनहिबिशन कर दे, तो इनकी अब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और जब इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा? बॉडी के अंदर लिडोकेन जो है वो देर तक रहेगी, और लिडोकेन जब देर तक रहेगी तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, वो अपना जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा देगी, और जब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी। सेकंड वाली बात ये कि अगर मैं कोई ऐसी ड्रग दे दूँ जो एंजाइम को मेटाबोलाइज करे, मतलब इनको एंजाइम को इंड्यूस कर दे और जो है वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दे। अब जब लिडोकेन की मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारे पास दो टाइप के मेटाबोलाइट्स बनते हैं। एक हमारे पास जो है वो ये वाला मेटाबोलाइट बनता है, मोनो इथाइल ग्लाइसिक्सिलिडाइड बनता है, और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ लिडोकिन बनते हैं। सही है। तो जो हमारे पास ये वाला मेटाबोलाइट जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये वाला मेटाबोलाइट जो लिडोकेन का होता है, यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी सीएनएस टॉक्सिसिटी के लिए। ये वाला मेटाबोलाइट जब बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वो सीएनएस में चले जाएगा, इसकी जो सीएनएस की पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है, और जब वो सीएनएस में जाएगा तो वहाँ जाके जो न्यूरॉन्स होंगे उनकी इनिबिशन करवा देगा, और इनिबिशन करवाने की वजह से दूसरे न्यूरॉन्स की भी इनिबिशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास कन्वर्जेंस होंगी। कन्वर्जेंस होने की वजह से सीएनएस टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो सिर्फ इतनी बात है कि जितनी भी हमारे पास अमाइनो ईस्टर वाली है वो ईस्टरेसिस एंजाइम के जरिए मेटाबोलाइज होंगी, और वो हमारे पास ड्रग्स जो कि हमारे पास ईस्टरेस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर रही है या ईस्टरेस एंजाइम को जाके और ज़्यादा उसको बढ़ा रही है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वो उससे इंटरेक्ट कर सकती है, और ऐसी ड्रग जो कि इस वाले एंजाइम पे जाके मसला कर रही है वो इनके साथ इंटरेक्शन कर सकती है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या-क्या जो है वो इफ़ेक्ट आ सकते हैं हमारे पास जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स तो अपना काम कर रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया जो वो प्रोड्यूस कर, लेकिन इसके साथ-साथ वो जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जो हमने पहली बात की ना कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो एक्साइटेबल मेम्ब्रेन्स को जाके जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इनहिबिट कर सकते हैं। अब बॉडी में सिर्फ हमारे पास सिर्फ उस लोकलाइज़ एरिया की जो मेम्ब्रेन है वही सिर्फ एक्साइट नहीं करती, बॉडी में जो कार्डियक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी एक्साइट करती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो भी एक्साइट, वो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो भी एक्साइट कर रही होती है, ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम की मेम्ब्रेन है वो भी एक्साइट कर रही होती है। तो इन्हीं वजह से हमारे पास जो है वो सेकेंडरी एक्शंस जो है वो आ रहे होते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के। अब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट क्या करेंगी? वो कार्डियक सिस्टम के ऊपर जाके भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। क्या करेंगी? वो हमारे पास जो कार्डियक सिस्टम की जो मेम्ब्रेन होगी उस पे जाके जो है वो क्या कहते हैं उसकी भी इनिबिशन करवा देंगी, और जब सोडियम चैनल्स की इनिबिशन होगी तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन नहीं होगी, और जब एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन नहीं होगी तो कार्डियक रिदम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये एरिथमिया करना शुरू कर देंगी। सही है। इसके साथ साथ इनका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है कि ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करवा रही होती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसी ड्रग होती है जिसे हम कहते हैं प्रोकेनामाइड। ये प्रोकेनामाइड क्या है? ये हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग में आती है, लेकिन वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की क्लास में भी आ रही होती है। वो क्या करती है? वो जाके जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जब उसको हम अब किसी दूसरी साइड से जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो है वो कार्डियक सिस्टम पे जाके वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है एक्साइटेबल मेम्ब्रेन में, और जब सोडियम चैनल ब्लॉक होते हैं एक्साइटेबल मेम्ब्रेन पे तो ब्लड प्रेशर तो लो हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ हमारे पास जो है वो एरिथमिक इफेक्ट भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सेकेंडरी इफेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने बात की थी, अमाइड बेस्ड डेरिवेटिव्स हमने पहले ही डिस्कस किया ना कि जब हम लिडोकेन को देंगे तो लिडोकेन की जब हमने बहुत ज़्यादा डोज दे दी, या हमने लिडोकेन को कोई ऐसे कंपाउंड के साथ दे दिया जो उसके एंजाइम को इनहिबिट करवा रहा है, और जब उसका एंजाइम सॉरी इसके एंजाइम को इंड्यूस करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास लिडोकेन जो है वो उसका एक डेरिवेटिव बनेगा जिसे हम क्या कह रहे थे? मोनो इथाइल ग्लाइसिनिलाइड बना रहा था, तो वो मोनो अमाइड ग्लाइसिनिज मोनो इथाइल ग्लाइसिनिजाइड क्या करेगा? वो जाएगा ब्रेन में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे, पर्टिकुलरली कौन से न्यूरॉन्स? वो न्यूरॉन्स जो गाबा को रिलीज कर होंगे वो उनकी इनिबिशन करवाएगा, और जब गाबा खुद एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब उसकी इनिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे पास ब्रेन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक्साइटेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा, और एक्साइटेबिलिटी की वजह से क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंस आएंगी। तो ये सिर्फ अमाइड बेस्ड जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ही जो है वो करवा रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ब्लड में, तो ब्लड में हमारे पास बहुत सी एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास बेंजोकेन है, या वो क्या करेंगी? वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास मेथमोग्लोबिनीमिया करवा लेंगी। वो हीमोग्लोबिन इनके अंदर जो आयरन होगा उसकी फॉर्म को जो है वो चेंज करवा देंगी, मतलब Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट करवा देंगी, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये मेथमोग्लोबिनीमिया भी करवा सकती है। समटाइम्स हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को वुंड हीलिंग में भी दे सकते हैं, मतलब कोई ऐसे जो है वो क्या कहते हैं
चोट लगी किसी को, हमने वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट अप्लाई कर दिया। अब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट क्या करेंगी, उस जगह पे जो है वो एनेस्थीसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इन्फेक्शन से जो है बचाएंगी, वुंड हीलिंग को प्रमोट करेंगी। और सेकंड हमारे पास क्या इफेक्ट होता है, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी किसके साथ रिस्पॉन्सिबल है, ईस्टर वाले लोकल एनेस्थेटिक के साथ और बेंजोइक एसिड लोकल एनेस्थेटिक के साथ। ईस्टर वाले में हमने बात की जैसे प्रोकेन, और हमारे पास क्या कहते हैं टेट्राकेन हो गया। तो हमने बात की थी ना कि हमारे पास प्रोकेन और टेट्राकेन जो है वो क्यों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन परफॉर्म कर रही है, क्यों उनके साथ एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्योंकि उनमें जो पैरा पे जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये हमारे पास पैरामाइनो बेंजोइक एसिड देता है और पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से बहुत से लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह से बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव जैसे बेंजोइल ट्रोपाइन है, तो बेंजोइल ट्रोपाइन की जो एलर्जिक रिएक्शन है, इरिटेशन है, वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जब वो हाइड्रोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होगा तो वो वापस से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा और बेंजोइक एसिड एक हाइपर एक्टिव कंपाउंड है, वो मल्टीपल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है और बहुत से लोग बेंजोइक एसिड से भी एलर्जिक होते हैं। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास ये सारे इफेक्ट जो है आ रहे होते हैं। मतलब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट अपने लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के अलावा भी ये सारे इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, और वो कौन कौन सी क्लास से ब्लॉक करी होगी वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे आके हमारे पास जो चैप्टर होता है वो वाइंड अप होता है। यहाँ पे आके हमने जो है वो अपना लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का चैप्टर वाइंड अप कर दिया। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, आप अपने कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू सो मच।